पिछली क्लास में हमने देखा सूर्य तप, इंसोलेशन। इंसोलेशन होता क्या है कि सूर्य से जब भी रोशनी पृथ्वी की तरफ आती है, ठीक है, और पृथ्वी उस रोशनी को एब्जॉर्ब करती है। कहने का मतलब पूरी तरीके से जो भी रोशनी सूर्य की आती है पृथ्वी पर और पृथ्वी के द्वारा जिस रोशनी को ग्रहण किया जाता है उसको कहते हैं इंसोलेशन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंसोलेशन क्या है, किस तरीके से पृथ्वी पर आता है। आज हम देखेंगे इसके दूसरे पार्ट में कि वह इंसोलेशन, वह मतलब कि जो भी रोशनी आ रही है पृथ्वी की तरफ वह कैसे मतलब बाधित होती है, उसको अवरोधित करने वाले जो भी कारक होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि वह किस तरीके से प्रभावित होती है। सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक जो भी रोशनी आती है वह किस तरीके से कहां कहां पर प्रभावित होती। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं जाग्रफी विद कुलदीप। हमारा यह चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दूसरों में शेयर करिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको हमारे सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ के नोट जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं यूजीसी नेट का, वह पूरे तरीके से आपको वहां पर उसके नोट्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह इंसोलेशन मतलब प्रभावित कैसे होता है, उसके कारक कौन कौन से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सूर्य से जब भी पृथ्वी की तरफ रोशनी आती है तब उसको दो जगह ऐसे अवरोध मिलते हैं, मुख्य रूप से दो जगह ऐसे अवरोध मिलते हैं जो सूर्य तप को, इंसोलेशन को प्रभावित करते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में। पहला क्या है कि पृथ्वी से, जैसे कि हम पूरा लेयर आपको पढ़ा चुके थे, पृथ्वी से जैसे हम वायुमंडल की तरफ उठते हैं तब हमको कौन कौन सी लेयर मिलती है, हमारा वायुमंडल कहां तक है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम जाते हैं तो हमारा वायुमंडल पूर्ण रूप से हमको देखने को मिलता है या हम उसको महसूस कर सकते हैं, जहां पर हम सांस ले सकते हैं। तो श्योर है कि मतलब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम हैं तो वहां तक हमारा वायुमंडल पूर्ण रूप से विद्यमान है। अब उसके बाहर जो भी वायुमंडल है, कहने का मतलब उसके बाहर जो भी स्पेस है सूर्य तक, तब वो क्या है, वह दूसरा कारक है। लेकिन पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो भी प्रक्रियाएं सूर्य की रोशनी में पृथ्वी तक पहुंचने में हो रही हैं वो पहला कारक। उसके बाद जो सूर्य तक है स्पेस 1000 किलोमीटर के बाद, तो वह है दूसरा कारक। तब उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो भी कारक हैं, इंसोलेशन के पृथ्वी तक पहुंचने में जो भी कारक हैं वह 5 कारक मुख्य रूप से हैं तो बहुत सारे कारक, लेकिन हमें एग्जाम बेस पर पढ़ना है। हम ये देखते हैं 5 कारक मुख्य रूप से हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में मतलब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब प्रवेश कर जाती है रोशनी, उसके बाद पृथ्वी के तल तक पहुंचने में जो भी बाधाएं आती हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि यह इतने कारक हैं। अब ये चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये कारक सूर्य की रोशनी को प्रभावित करते हैं हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में। पहला हम देखते हैं सौर कलंक। सौर कलंक आखिर है क्या? सौर कलंक मतलब इसको सन स्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, अगर मान लीजिए हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, अब यह सौर कलंक हर 11वें साल में बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यह छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सूर्य में धब्बे बन जाते हैं जिसको हम सौर कलंक कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ का तापमान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कहने का मतलब यहाँ देखिए, यह पूरा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। ठीक है, पूरी तरीके से सूर्य क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम परिवर्तन है। अब इस स्थान पर कहीं ना कहीं कम बन पाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ज्वाला कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर ये दहकता हुआ गोला अपनी रोशनी नहीं बिखेर पाता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा सूर्य है यह अपनी रोशनी फेंक रहा है। अगर सन स्पॉट बन गए तब यहाँ से क्या है, रोशनी नहीं आएगी और रोशनी में कमी आ जाएगी। यह पहला कारक है कि हमारे पृथ्वी तक जो रोशनी है यहाँ से पहुँच रही है, इंसुलेशन की प्रक्रिया है ना, तो यहाँ से लेकर के पृथ्वी तक जो भी रोशनी आ रही है वहाँ पर अगर सनस्पॉट बन गए, ठीक है, अगर आप एक टॉर्च जलाएं, टॉर्च में अगर आप कहीं पर टेप चिपका दें या कोई चीज़ ऐसा अवरोध उसके लेंस पर रख दें तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी रोशनी ना। तो यही कारण है कि सन स्पॉट कहीं ना कहीं बाधा बनता है इंसुलेशन का पृथ्वी तक पहुंचने में। दूसरा है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या मतलब, हम बता चुके हैं कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन,
ठीक है। अब यह हर एक स्थान पर सेम तो बनता नहीं है, ठीक है, कि इतना हाइड्रोजन इतने हीलियम में परिवर्तित हुआ और इतनी ज्वाला सूर्य से बाहर निकली या इतनी रोशनी सूर्य से बाहर निकली। यह कहीं ना कहीं ज़्यादा कहीं ना कहीं कम। आखिरकार सौर कलंक का तो परिणाम ही यही है कि हाइड्रोजन का हीलियम में कम या ज़्यादा परिवर्तन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सौर ज्वाला हमेशा एक स्थान पर सूर्य के नहीं बनता है, जिस वजह से एक समान रोशनी पृथ्वी तक या किसी भी ग्रह तक, कहने का मतलब यह पूरा आग का गोला है, गोल गोल गोला है, जिस वजह से पूरी तरीके से रोशनी बिखेर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हाइड्रोजन के हीलियम में रुक रुक के परिवर्तन या कहीं पर कम या ज़्यादा परिवर्तन, तो यह वजह क्या बन जाता है कि कहीं ना कहीं यह रोशनी प्रभावित तो हो रही है हमारी पृथ्वी तक आने में, कहीं ना कहीं सौर ज्वाला कारक बन रहा है इंसोलेशन का, ठीक है। कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश का हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कहीं ना कहीं सौर ज्वाला कारक बन रहा है। तीसरा हम देखते हैं उपसौर और अपसौर, ठीक है। उपसौर अपसौर क्या है कि मतलब ये मान लीजिए सूर्य है और यह पृथ्वी है, तो इसका चक्कर मतलब पृथ्वी जो है इसका चक्कर लगा रहा है सूर्य का, ठीक है। तो कहीं कभी दूर तो कभी नजदीक, ठीक, कभी दूर कभी नजदीक। तो जब दूर आता है तो उसे अपसौर और जब नजदीक आता है उसे उपसौर कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि कभी ना कभी जब पृथ्वी दूर जाती है सूर्य से, तब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम पहुंचता है। कहने का मतलब इंसोलेशन की प्रक्रिया बाधित हुई। कारण क्या था, उपसौर और अपसौर, ठीक है। ये दोनों कारण थे किसके, ये सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में। देखिए होता क्या है, यह मान लीजिए है सूर्य और यह है पृथ्वी, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अर्थ, ठीक है, यह है सन। अब देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब ये देखिए यह प्रक्रिया होती है जनवरी और यह होता है जुलाई, ठीक है। अब यह जनवरी और जुलाई यह प्रक्रिया ऐसी है कि जब भी पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, मान लीजिए यह है सूर्य और यह है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी एक नियत स्थान और एक नियत एंगल पर सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी अगर ऐसी है तो ऐसी ही है, ठीक है, और सूर्य ऐसा है तो ऐसा ही है। ये नहीं कि पृथ्वी ऐसे ऐसे करके चक्कर लगा रही है, नहीं, हाँ लगा रही है, घूम रही है पृथ्वी, लेकिन एक ऐसे नियत स्पीड और नियत एंगल, मतलब ये ऐसे ही है और नियत स्पीड से अपने अक्ष पर भी पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी एक नियत स्पीड से सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार एक नियत पोजीशन पर ही दूर होगी और एक नियत पोजीशन पर ही नज़दीक होगी। तो इस तरीके से पृथ्वी पूरी तरीके से साल भर में मतलब 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा रही है पृथ्वी। तो आप देख सकते हैं, एक बार पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी सूर्य के नज़दीक हो रही है और एक बार दूर हो रही है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं जब आग के गोले के पास पृथ्वी जा रही होगी, मतलब ये, तब इंसोलेशन की प्रक्रिया अधिक, और जब दूर तो कम, दूर नज़दीक, दूर नज़दीक, दूर नज़दीक, यही प्रक्रिया चालू रहती है। और जब आग के गोले के पास पृथ्वी जाती है तब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी देने में सक्षम हो जाता है, लेकिन दूर जब होती है पृथ्वी सूर्य से तब कम हो जाता है। ये इतना भी कम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यह प्रक्रिया इंसोलेशन को प्रभावित करती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी पृथ्वी दूर होगी तब यह इंसोलेशन प्रभावित होगा, मतलब कम हो जाएगा, और जब नज़दीक होगी तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जुलाई मतलब यहाँ पर पृथ्वी जब दूर हो रही है जुलाई में, ठीक है, और यहाँ पर जनवरी में नज़दीक हो रही है, तो जनवरी में हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, जबकि यहाँ पर गर्मी पड़नी चाहिए ना। सूर्य जब नज़दीक है, जनवरी में होता है पृथ्वी सबसे नज़दीक सूर्य के, तब होता क्या है कि यह
पृथ्वी पर हमारे यहाँ क्या होती है, ठंडी पड़ती है, जनवरी में ठंडी रहती है ना। तो कहने का मतलब यहाँ तो गर्मी होना चाहिए, सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देगी पृथ्वी को, और यहाँ पर जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर ठंडी होना चाहिए, और यहाँ पर जब ठंडी होना चाहिए तब यहाँ पर गर्मी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, इसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की जीएस में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप समझ ही लीजिए कि ये जो पृथ्वी है, ये एंगल इसका 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब हम दिखाते हैं आपको कि अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, आपकी नजरें सूर्य की रोशनी मान लीजिए, ठीक है, आप जितना इसको देख पाएंगे समझ लीजिए सूर्य का प्रकाश इस पर उतना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अब पृथ्वी क्या है, यह बहुत ज़्यादा झुकी हुई है, मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं यह डिपेंड करता है इसके यह जो चक्कर लगा रहा है सूर्य का, मतलब आपका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो आपके पास में यह एंगल नज़दीक है, यह एंगल दूर है, लेकिन आपके सर के पीछे, ठीक है, या आप का चक्कर लगाते लगाते अगर हम इसको आपके पीछे ले जाएं, जरा सोचिए, पीछे ले जाएं, अभी तो ये एंगल नज़दीक है, यहाँ पर रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, मतलब गर्मी ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठंडी है। अगर इसको आपके पीछे ले जाएं, पीछे, जस्ट पीछे, ठीक है, तो होगा क्या कि ये एंगल आपके नज़दीक आ जाएगा। एग्जाम्पल तौर पर हम दिखा रहे हैं, देखिए, जैसे हम हैं, ये रोशनी यहाँ पर ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, अब इसको नियत एंगल और नियत स्पीड पर ये देखिए पीछे ले गए। ठीक है, तो कौन सा आ गया, मतलब देखिए पीछे ले गए, ये एंगल नज़दीक आ गया, हमारे सामने आ गया। कहने का मतलब क्या है, हमारी तो आंखें एकदम सामने हैं, लेकिन सूरज मान लीजिए पूरी तरीके से हर तरफ रोशनी बिखेर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये ऐसे है तो ये एंगल हमारे सामने, और ऐसे ही पीछे चला गया तो शायद ये एंगल हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है। अब देखिए, हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इसको समझेंगे कि उपसौर और अपसौर में जो इंसोलेशन प्रभावित होता है वह कारण क्या है। देखिए, ये सूरज मान लीजिए, ये पृथ्वी, ये देखिए होता क्या है, जैसे पृथ्वी अभी यहाँ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जनवरी में है और यहाँ पर जुलाई में है। अब यहाँ पर नज़दीक है मान लीजिए, तो होता क्या है, यहाँ साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल ज़्यादा नज़दीक है सूर्य के, क्योंकि ये दूर है। ठीक है, नॉर्थ पोल, और हम नॉर्थ पोल के साइड में हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर साउथ पोल नज़दीक हो रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा लगभग नज़दीक हो रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए मकर रेखा पर है और हम कर्क रेखा पर हैं, तो मकर रेखा पर सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, साउथ पोल की तरफ पृथ्वी झुक जाती है जनवरी के माह में, जिस वजह से हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, हम यहाँ आ जाते हैं। हमारा पोजीशन अगर यहाँ पर है, तब फिर क्या होता है, एक नियत एंगल पर जब पृथ्वी घूम करके फिर यहाँ पर पहुँचती है, तो नॉर्थ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल दूर है, साउथ पोल नज़दीक, अब यहाँ साउथ पोल दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साउथ पोल दूर और नॉर्थ पोल नज़दीक, और हम नॉर्थ पोल के साइड में हैं और यहाँ पर बसे हैं, इसलिए हमें गर्मी पड़ती है जुलाई में। ठीक है, और जनवरी में हम ये देखिए इतना दूर हो जाते हैं, और यहाँ से ये इतना दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब एक पोजीशन ऐसी है पृथ्वी का, एक झुकाव ही ऐसा है और एक परिक्रमण पथ ही ऐसा है कि मतलब पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो एक बार सूर्य के हर एक स्थान कहीं ना कहीं नज़दीक होते हैं, कहीं ना कहीं दूर होते हैं। तो वहाँ पर ठंडी का मौसम और गर्मी का मौसम और बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि सब अपने अपने जगह पर अलग अलग मौसम लिए पड़े हैं। हर एक कंट्री या पृथ्वी का हर एक कोना या हर एक जगह
मतलब एक नियत स्थान पर नियत समय पर एक नए नए मौसम को लेकर के आता है, या कोई एक विशेष मौसम लेकर भी नहीं आता है। जैसे यहाँ पर ठंडी गर्मी इतनी तेज़ों से है, तो हो सकता है कि हम नॉर्वे में चले जाएं तो वहाँ पर गर्मी इतनी तेज़ ना मिले, होता वहाँ भी है गर्मी और ठंडी, लेकिन वह अंतर, वह डिग्री सेल्सियस उतना नहीं होता है जितना यहाँ पर होता है, या शायद यहाँ पर नहीं तो विषुवत रेखा के इर्द गिर्द जो भी रोशनी होती है, ये चाहे ठंडी की हो चाहे गर्मी की हो। तो कहने का मतलब क्या है कि एक नियत स्थान और नियत एंगल पर पृथ्वी के होने के नाते हम यह देखते हैं कि इंसोलेशन किस तरीके से प्रभावित होता है। और इसी कारण से जुलाई में हमारे यहाँ गर्मी होती है, जबकि होनी चाहिए ठंडी पृथ्वी के मतलब कि ऊपर जो प्रकाश पड़ता है उसको देखते हुए। और यहाँ पर जहाँ पर हमारे यहाँ गर्मी होनी चाहिए वहाँ पर ठंडी होता है, और जहाँ पर ठंडी होना चाहिए वहीं पर गर्मी होता है। इसके अलावा अगला हम देखते हैं सूर्य की किरणों का आपतन कोण। कहने का मतलब क्या है, अगर पृथ्वी कर्व है, मतलब पूरी तरीके से गोल है, और यहाँ पर सूर्य अपना प्रकाश अगर बिखेर रहा है, तो ये सूर्य का प्रकाश यहाँ यहाँ यहाँ। अब ये बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचेंगी, तो सबसे ज़्यादा किरणें यहाँ विषुवत रेखा के इर्द गिर्द, मतलब बीचों बीच पृथ्वी के पहुँचेंगी। तो किनारे कैसे, किनारे पे ये होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम जाते हैं तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, कम पड़ना शुरू हो जाती हैं। कहने का मतलब नॉर्थ पोल पर 6 महीने दिन 6 महीने रात, ये तो अपने एंगल के झुकाव के अकॉर्डिंग है, ठीक है, एंगल के झुकाव के अकॉर्डिंग होने के नाते अब हम देखते हैं यहाँ पर कम रोशनी पड़ती है, इंसुलेशन प्रभावित, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लेकर के पोल तक, मतलब ध्रुवों तक अगर हम जाते हैं तो हम इंसुलेशन को कम पाते हैं, या सूर्य की मात्रा कम पड़ पाती है। तो इसी को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब यह कोण जो बनाती है रोशनी, ठीक है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जब आती है तो यह कम होती रोशनी चली जाती है, जिस वजह से पृथ्वी को यह रोशनी कम मिलती चली जाती है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। समझ में आई बातें, आगे बढ़ते हैं। उल्कापाती धूल, मतलब पृथ्वी के 1000 किलोमीटर के ऊपर और सूर्य के बीच में जो भी उल्का, मतलब उल्का पिंड जो होता है, ठीक है, उल्का पिंड मतलब रात को आप देखते हो कि कोई एक जलता हुआ तारा जाता है और थोड़ी देर बाद बुझ जाता है। वो होता क्या है, वो मतलब बड़े बड़े पत्थर के चट्टान होते हैं, बताएंगे हम, पत्थर के चट्टान होते हैं जो कि वह पृथ्वी के पास में नहीं होते हैं जैसे हम देखते हैं, वह बहुत दूर पे होते हैं, ठीक है। और वह बहुत दूर पृथ्वी के जो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ठीक है, प्रवेश जब करते हैं तो वह घर्षण से, मतलब धूल कण और गैसों का आवरण है पृथ्वी के चारों तरफ। अब जब वह पत्थर प्रवेश करता है तब वह इतना घर्षित हो जाता है कि वह जल जाता है, और जलने के बाद कुछ ही देर में वह नष्ट हो जाता है। जब हम देखते हैं कोई जलता हुआ एक ऐसा गोला जाता है, थोड़ी देर में बुझ जाता है। कहने का मतलब इतना तेज टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि थोड़ी देर में राख बन जाता है, एकदम से बुझ जाता है, तो उसी को कहते हैं उल्का। अब वह राख, ठीक है, वह राख, वह कहने का मतलब पूरी तरीके से जल जाता है तो राख के रूप में इन्वायरमेंट में फैल जाता है। तो होता क्या है कि धूल कण के रूप में हो जाता है उल्कापाती धूल, तो जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो सूर्य की रोशनी आ रही है तो वह उससे प्रभावित होगी, उस राख से प्रभावित होगी। अब आगे हम देखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है, पहले बात धूल कण, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर नाच रही है, मतलब घूम रही है। अब पृथ्वी तो पूरा धूल मिट्टी से बनी है, तो चारों तरफ आंधी तूफान तो आता है पृथ्वी पर। जब आंधी तूफान आता है तो चारों तरफ होता क्या है कि धूल कण व्याप्त हैं। अब जब धूल कण व्याप्त हैं तो यह होता क्या है, सूर्य की रोशनी जो इंसुलेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं, मतलब कि जो कि जिसकी मतलब कि तरंग दैर्घ्य, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण जो भी रोशनी पृथ्वी तक पहुंच पाती है, नहीं तो क्या होता है, अवरुद्ध हो जाती है उन धूल कण से। दूसरा क्या है, बादल। बादल क्या है, इंसुलेशन को प्रभावित करते हैं। जब भी मतलब कि सूर्य की किरणें बादलों पर पड़ती हैं तो बादल सफ़ेद होता है और इसका अल्बेडो करीब 80% हो जाता है, ठीक है। तो अल्बेडो जब यहाँ पर सफ़ेद बादल पर पड़ता है तो वो 80% तो रिटर्न ही हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर बादल ना हो तो
आखिरकार बादल जब होता है तो हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ नहीं पाती है। लेकिन बादल जब नहीं रहता है, मौसम साफ रहता है, बहुत तेजों से हमें मतलब कि धूप लगती है, ठीक है। तो बादल कहीं ना कहीं अवरुद्ध होते हैं यह इंसुलेशन को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में। तीसरा क्या है, ज्वालामुखी धूल। कहने का मतलब अब ज्वालामुखी जब आता है तो वहां से राख निकलती है, ठीक है, जलवाष्प निकलते हैं और तरह तरह की गैसें बहुत सारी निकलती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ज्वालामुखी अगर ना पढ़े हो तो पिछले वीडियो पे चले जाइए। कहने का मतलब हम ज्वालामुखी पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, उसमें सारे डिटेल ज्वालामुखी पढ़ाए हैं, उसको वहां पर देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, ज्वालामुखी जब आता है तो उसमें राख भी निकलती है। जब राख निकलती है तो वह इन्वायरमेंट में फैल जाती है। इन्वायरमेंट में जब फैल जाती है तो इंसुलेशन उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जिस तरीके से धूल कण से प्रभावित हो रहा था उसी तरीके से यह ज्वालामुखी से इंसुलेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। चौथा हम देखते हैं वनस्पतियों का आवरण। कहने का मतलब क्या है, वनस्पति, हमारी पृथ्वी पर हरे भरे जो वनस्पतियां हैं वह उपजे हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश जब पड़ रहा है तो वह पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, जंगल जैसे है, तो जंगल की तली पर मतलब जहां पर वनस्पतियों की जड़ है वहां पर इंसुलेशन मतलब सूर्य तप का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। जिस वजह से इंसुलेशन कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे वनस्पतियां हैं, वह आवरण के रूप में है और ऊपर से जब धूप पड़ती है तो वह धूप पृथ्वी पर नहीं लग पाती है, जिस वजह से यह कहीं ना कहीं अवरुद्ध करते हैं इंसुलेशन को सूर्य से निकलने के बाद हमारी पृथ्वी के तली तक पहुंचने में। अगला हम देखते हैं पृथ्वी पर सूर्य तप का वितरण। अब हमें यह देखने को मिलता है कि जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो सूर्य तप मतलब सूर्य की रोशनी की मात्रा कम होती जाती है, ये आप जानते हैं। कहने का मतलब यह जहां तिरछापन है पृथ्वी का, मतलब ये जो रोशनी है यहां पर कम हो जाती है और यहाँ पर बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है यह आप समझ लीजिएगा कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, यह इंसुलेशन किस तरीके से वितरित होता है पृथ्वी पर यह हम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे विषुवत रेखा के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और वर्षा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की प्रकाश यह साल भर पूरी एक समान यहाँ पर पड़ता है। अब एक समान जब पड़ता है तो एक समान बारिश होती होगी, एक समान मौसम होता होगा। जब एक समान बारिश होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वनस्पतियों का आवरण है। अब वह वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जब जलवाष्प को छोड़ते हैं तो वह बादल बन जाते हैं। बादल बनने के बाद डेली 12 बजे बारिश होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। अब जहाँ पर जल होगा वहाँ पर वनस्पतियाँ होंगी, जहाँ पर वनस्पतियाँ होंगी वहाँ पर फिर से वाष्पोत्सर्जन होगा ही। तो डेली जब यहाँ पर बादल बन ही रहे हैं तो यहाँ पर इंसुलेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कर्क रेखा पर यह चूंकि यह एरिया, ये जो बेल्ट है यहाँ पर सूर्य तप मतलब इंसुलेशन का बहुत ज़्यादा मात्रा यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। इस बेल्ट में इतने कर्क और मकर रेखा के बीच में और साथ ही 0 डिग्री पर भी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सबसे ज़्यादा इंसुलेशन कर्क और मकर रेखा के बीच में प्राप्त होता है। प्राप्त यहाँ भी होता है 0 डिग्री पर, लेकिन अपेक्षाकृत कर्क और मकर रेखा के अकॉर्डिंग कम प्राप्त होता है। साल भर तो एक समान प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्राप्त होता है कर्क और मकर रेखाओं के बीच में या मकर और कर्क रेखाओं पर ही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वितरण हम बता रहे हैं, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर मध्यम, ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा। कहने का मतलब कर्क और मकर रेखाओं पर ज़्यादा, भूमध्य रेखा पर मध्यम और सबसे कम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर यह इंसुलेशन का वितरण है। कहने का मतलब कम, ज़्यादा, मध्यम, ठीक है। यह मत कह दीजिएगा कभी कि ये 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा है, जी नहीं, ये 23.5 डिग्री पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर 23.5 डिग्री पर सबसे ज़्यादा है और 0 डिग्री पर मध्यम है और कर्क और मकर रेखाओं के पर सबसे कम है, ठीक है। यह है
पृथ्वी पर इंसोलेशन का वितरण या सूर्य तप का इस तरीके से यहाँ के जो भी मनुष्य हैं इनको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, उसका इस्तेमाल करना भी जान रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, सोलर प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ के जो भी हैं मनुष्य सोलर प्लांट लगा रहे हैं, सोलर कुकर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर ग्रीन हाउस फार्मिंग भी की जा रही है। कहने का मतलब क्या है, ग्रीन हाउस फार्मिंग मतलब की है एक हरित घर का जो घर बना लिया जाता है, जैसे कोई भी एरिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर यह मौसम नहीं है, लेकिन इस मौसम में जो भी फसलें उपज रही हैं वह यहाँ पर देखिए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ठंडा एरिया है मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस फार्मिंग भी की जाती है। अब ग्रीन हाउस फार्मिंग एक मोटे तौर से समझ लीजिए, उसके लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं। देखिए होता क्या है कि वहाँ पर मौसम तो ठंडा रहे लेकिन इंसुलेशन मतलब धूप की मात्रा बहुत ज़्यादा रहे, तो वहाँ पर ग्रीन हाउस फार्मिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि भारत में गर्मी मतलब कि उष्णकटिबंधीय एरिया है हमारा जो भारत है, तो यहाँ पर मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर या जितने भी पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर ग्रीन हाउस फार्मिंग बहुत जोरों पर है। कहने का मतलब बहुत अच्छे की जाती है वहाँ। कहने का मतलब क्या है, कंडीशन यही है कि जहाँ पर ठंडी अधिक है लेकिन धूप की मात्रा अच्छी खासी मिलती है, तो वहाँ पर ग्रीन हाउस फार्मिंग की जाती है। जैसे ऊटी मतलब तमिलनाडु में गर्मी तो पड़ती है लेकिन वहाँ पर पर्वत है, ठीक है। अन्नामलाई नल्लामलाई जितने भी हैं, अनाईमुडी, ठीक है, वहाँ पर नीलगिरी पर्वत की ऊंचाइयों पर यह ग्रीन हाउस फार्मिंग की जाती है। क्योंकि कोई भी एरिया जब ऊंचा उठ जाता है तो 165 मीटर की ऊंचाई पर वह 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। चूंकि पर्वत तब भी 5000 मीटर से भी ऊंचे हैं, तो वहाँ पर ग्रीन हाउस फार्मिंग मतलब वहाँ पर सर्दी का मौसम आ जाता है। यहाँ पर्वतों पर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर बादल बन जाते हैं, कोहरा हो जाता है, वहाँ पर कहने का मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन सूर्य तप का प्रभाव वहाँ पर अच्छा खासा मिल पाता है और वह कंडीशन उत्पन्न कर देता है किसका, ग्रीन हाउस फार्मिंग का। इसके अलावा फोटोवोल्टिक एनर्जी भी यहाँ पर प्राप्त होती है। यहाँ पर पैनल लगाते हैं, ठीक है, पैनल लगाने के बाद उस एनर्जी को स्टोर कर देते हैं बैटरी में, ठीक है, बैटरी के द्वारा हम एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इस्तेमाल यहाँ पर किए जाते हैं, क्योंकि सूर्य तप मतलब इंसोलेशन की सबसे ज़्यादा मात्रा हमें यहीं प्राप्त होती है और यहाँ पर कम प्राप्त होती है, और विषुवत रेखा पर मध्यम किस्म के इंसोलेशन हमको प्राप्त होता है। इंसुलेशन के यह चैप्टर अब यहीं पर समाप्त हो गया है। इसमें कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी फंडा मतलब इसमें आपको न समझ में आ रहा हो तो उसको आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम कल आपसे इसके आगे वाले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।